आज की कहानी भी मेरी बाकी कहानियों की तरह सोसाइटी के एक ऐसे पहलू के बारे में है जो घर घर में डिस्कस हो रहा है, मगर चुपके चुपके। नाम है रबड़ी। तो कहानी आजकल के बदलते वक्त के साथ बदलने की है। लाजपत नगर 2 के 66/2 के मेहता कुटीर में लगभग 50 साल की शील मेहता किचन में जीन्स और हुड वाला स्वेटर पहने हुए खड़ी नॉनस्टिक पतीले में दूध को हल्की हल्की आंच पर पका पका कर रबड़ी बना रही थी कि तभी पीछे से बेटी नव्या ने आकर उसे टाइटली हक कर लिया। शील ने प्यार से पंजाबी लहजे में कहा, ओ क्या हो गया मेरा बच्चा, मम्मी पे बहुत प्यार आ गया। 20-22 साल की खूबसूरत स्मार्ट नव्या, काला स्वेट ट्रैक सूट, रिबॉक के शूज़, माँ को पीछे से पकड़े पकड़े ही बोली, मेरी मम्मा है ही इतनी अच्छी, प्यार क्यों नहीं आएगा। मम्मा मेरी पैकिंग कर दी आपने। पतीले में कलछी चलाते चलाते शील बोली, करूँगी क्यों नहीं बच्चे, जब भी मेरा बच्चा बाहर जाता है तो पैकिंग मम्मा ही करती है ना। हल्के से शर्माते हुए नव्या ने कहा, नहीं वो मैं कह रही थी, मेरा वो 5 पीस वाला नाइट सूट रख दिया ना। पतीले के नीचे की आग बंद करके एक कटोरी में रबड़ी डालते हुए शील ने कहा, ले बेटा तू ना अपनी फेवरेट रबड़ी खा, और नाइट सूट क्यों नहीं रखना था। हनीमून पे बेटा तू जा रही है तो नाइट सूट मैंने पहनना है पीछे से। और बेटा वैसे भी मुझे पूरा नहीं आना। और माँ बेटी दोनों हाई फाइव करके हंस पड़ी। रबड़ी खाते खाते नव्या पास के सोफे पर ही माँ के पास बैठ गई। वाह, जवाब नहीं आपकी रबड़ी का। बड़े बड़े 2-4 चम्मच खाकर फटाफट से बोली, आप भी खाओ ना मम्मा। शील ने सोफे पर बिखरे कपड़े समेटे और बोला, ओ नए बच्चे, मम्मा ने बहुत खाई हुई हैं रबड़ियाँ, जे खाई ना होती तो बनानी कैसे आती। खाली कटोरी मम्मा को देते हुए नव्या ने कहा, मम्मा आप इतने कूल कैसे हो यार, मेरी किसी फ्रेंड की मॉम आप जैसी नहीं। आपके पेरेंट्स भी ना ज़रूर आप जितने ही कूल रहे होंगे, तभी तो आप ऐसे हो। बेटी की बात सुनते ही शील तकरीबन 32-33 साल पीछे पहुंच गई। तो उसकी नज़रों में आ गया वो वाला सीन जब एक ज़ोरदार चपेड़ खाकर अपने पापा से वो रोते रोते फर्श पर गिर पड़ी थी। वो रात भी बड़ी जालिम रात थी। जैसे नींद से जगी हो शील, अरे अच्छे तो बहुत थे बेटा मेरे मम्मी पापा, बस ये कूल कोशेंट ना इतना नहीं था उनमें। हैरानी से नव्या बोली, हाँ पर आप तो कहते थे बहुत अच्छे थे नाना नानी, उन्होंने हर बात मानी आपकी। बेटी को टोकते हुए शील ने कहा, थे तो बढ़िया बेटा, मम्मी पापा थे भाई, कोई मजाक है मम्मी पापा बन के बच्चे पालना, बातें भी मानी सारी। बस उनका बातें मानने का तरीका ना बेटा थोड़ा डिफरेंट था आजकल के तरीकों से। फिर बेटी को बताते बताते शील 1988 के फ्लैशबैक में पहुंच गई, जहां 17 साल की 12वीं क्लास में पढ़ने वाली शील एक रात अंधेरे में कपड़ों का छोटा थैला लिए अपने पड़ोसी अरुण के साथ सबसे छुपकर भागने वाली थी कि पीछे से मम्मी संतोष ने आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रंगे हाथों पकड़े हुए चोर जैसी हालत हो गई थी शील की। घिकी बंधे हुए गले से बोली, वो मम्मी मैं गीता के घर। उसकी आवाज़ मारे डर के गले में ही फंस गई, क्योंकि मम्मी ने बड़े ही आराम से उसके हाथ से कपड़ों वाला बैग ले लिया तो शील को पुचकारते हुए अंदर भी ले ही गई। सामने गुस्से से फुफकारते हुए डैडी जीत आलूवालिया खड़े थे। इससे पहले कि वे शील पर हाथ उठा पाते मम्मी बीच में आ गई, बोली, ना जी ना, हाथ नहीं उठाना, हमारी बेटियां इज्जत है हमारी। क्यों बेटा खुद बता, कहाँ जा रही थी इतनी रात को ये थैला उठाए। शील के चेहरे पर एक रंग आता था एक रंग जाता था। दिल ऐसे जोर से धड़क रहा था, लगता था कभी भी सीने से बाहर आ जाएगा। फिर उसने हिम्मत जुटाकर कुछ कहने की कोशिश की। बस ऐसा ही कुछ निकल पाया उसके मुंह से। डैडी का डर ही इतना था। देखो आप खामखा गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब कर लोगे, मम्मी बोल पड़ी। ये बेचारी घबरा गई है, बस अभी जरा संभल जाए तो बता ही देगी, है कि नहीं शील।
बड़ी ही बेबसी से, जैसे शील के बचाव का मम्मी ने एक और मौका निकाल लिया था। शील भी माहौल की घबराहट में थोड़ी संभल गई और हिम्मत करके बोल ही पड़ी, मम्मी, मैं अरुण के साथ जा रही थी। कल सुबह हमने मंदिर में शादी का फैसला किया है। पापा अब गुस्से से बाहर पूरी तरह हो गए। शील की ओर लपके और मम्मी के रोकते रोकते भी उन्होंने एक करारा चाटा बेटी के गाल पर ऐसे मारा कि वो दूर जाके पड़ी। डैडी तमतमा कर बोले, अरे बदबख्त, जिस बात को कहने की हिम्मत नहीं तुझ में, वही करने जा रही थी। बता किसके पास जा रही थी? और डैडी की वो चीख उसके कानों में आज भी गूंज रही थी। मम्मी ने रोते रोते डैडी को रोक लिया। शील को जमीन से उठाकर कलेजे से लगा लिया। एक पल के लिए शील का धड़कता दिल मम्मी की धड़कनों में समाकर शांत हो गया, जैसे एक राहत सी मिल गई हो। बस मेरे बच्चे उठ, ऐसी झल्लों वाली बातें नहीं करते। 17 की तू, 19 का अरुण, ये कोई उम्र है शादी की? ना मेरी बेटी, मेरी सोनी बच्ची, शांतशील, तुम दोनों बहनों को हमने ये नाम ऐਵੇਂ ही थोड़ी दे दिए। तुम दोनों तो इज्जत हो हमारी। अरुण से शादी करनी है ना, हम करवाएंगे। बस तू अपनी बहन की तरह पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हो जा। देख, हमें देख। फिर मम्मी ने अपने और डैडी की ओर इशारा किया। डैडी इतने बड़े सरकारी अफसर, मैं इतनी सीनियर टीचर, बहन भी तेरी इतनी बड़ी अफसर, और तू सबसे छुप के शादी करेगी मेरी बच्ची? क्या इज्जत रह जाएगी सोसाइटी में मम्मी पापा की? माँ ने फिर एक बार कसकर शील को सीने से लगा लिया। नव्या बोली, वाह मम्मी, और ये अरुण कौन था? क्या आपका फर्स्ट लव? शील शर्मा गई। लव था या नहीं, हाँ, पर फर्स्ट तो था। उससे पहले किसी लड़के के इतने करीब कभी गई नहीं मैं। पुरानी यादों में फिर खोने लगी शील। नव्या ने माँ को कुरेदते हुए कहा, तो क्या आपको दुख है उस बात का कि उस रात अरुण से शादी नहीं हो पाई आपकी, फिर कई सालों बाद पापा से करनी पड़ी? शील मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो आज भी अपने मम्मी डैडी का मन ही मन थैंक्स करती हूँ। फिर भीगी आंखों के किनारे पहुंचकर बोली, कितने सही थे वो, और कितनी अनजान थी मैं। जो लड़का खुद पढ़ रहा था भी, वो एक लड़की को बहला फुसला के शादी के बारे में कन्विंस कर दे, वो भी घर वालों से छुप कर। कितना अच्छा होगा वो, कितना समझदार होगा वो, ये तो पता चल ही गया था। नव्या मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ मम्मा, फिर से कुछ याद आ गया? कुछ रोमांटिक किया? उसने माँ को गुदगुदा दिया। क्या कोई किस विस भी हुआ था? शील शर्म से लाल पड़ गई। चल परे मर जानी। नव्या जैसे जिद पर ही अड़ गई। बताओ ना मम्मा, प्लीज प्लीज बता दो ना। उसने माँ को कस के हक कर लिया। बता दो ना, हम दोनों के बीच की बात ही तो है। मैं तो आज निखिल के साथ मूव इन कर जाऊंगी, फिर किससे शेयर करोगे ये सीक्रेट? पापा को बताओगे जब अकेले बैठोगे दोनों? वैसे आज तक नहीं बताया, तो अब क्या बताओगे? शील शर्मा गई। जवानी के दिनों की यादों को ताज़ा भी करना चाहती थी। बोल पड़ी, अरे किसका ही तो सारा स्यापा पड़ा था जो इतना बड़ा बखेड़ा पड़ गया। धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। नव्या बेचैनी से बोली, बस मम्मा, अब नहीं रुका जाएगा, जल्दी बताओ ना। शील ने कहा, अरे बच्चे 2-4 महीनों से मिल रहे थे। कई रोमांटिक फिल्में, सिलसिला, मासूम, उमराव जान वगैरह वगैरह मम्मी डैडी से झूठ बोल बोल कर देख ली थी। बस मिलने, पढ़ाई, हाथ पकड़ने से बात आगे ही नहीं बढ़ती थी। फिर एक दिन किसी दोस्त के कहने पर अरुण ने ही सजेस्ट किया कि हमें अपने रिश्ते को पक्का करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। बस फिर एक दिन बुद्धा जयंती पार्क में थोड़ा रोमांटिक होकर उसने कोशिश भी की। शील शर्मा कर लाल पड़ गई। नव्या खिलखिलाकर बोली, वाह, हाउ एंटरप्राइजिंग। फिर हुई क्या किस? उसे मज़ा आने लगा। शील झेप गई। तुझे बड़ा मज़ा आ रहा है माँ के गड़े मुर्दे उखाड़ के, हैं? ओ बस बस मेरी प्यारी मम्मा, नव्या बोली, अब मत छुपाओ ना। कैसी किस थी बताओ ना। शील खींच गई। अरे कोई किस विस नहीं हुई बाबा, उसका चश्मा बीच में आ जाता था और वो जनाब कहते थे, मैं ना शील चश्मा उतार के तेरी आंखों का एक्सप्रेशन नहीं देख पाऊंगा। बस जी, मेरे भी सोए संस्कार छलांग मार के सामने आ गए। मैंने भी कह दिया,
अब तू अगर सच्चा आशिक है तो आंखें ठीक करके चश्मा उतार ले पहले, किस तो अब तुझे शादी के बाद ही मिलेगा। क्या करती बेटा, मैं भी घबरा गई थी। आसपास से कई बार लोगों ने हमें देखा अनदेखा कर दिया था। डर लगता था तो मम्मी डैडी की इज्जत के लिए। नव्या बोली, पर एक किस करने से मम्मी डैडी की इज्जत कैसे खराब हो जाती मम्मा? हैरान थी वो काफ़ी। शील बोली, अरे बेटा, जो सोसाइटी समाज एक दायरे में चलता है ना, तो हमेशा ऐसे ही लोग तलाशता है जो छोटी मोटी गलतियां करते रहें, ताकि वो उनसे टीचर टीचर खेल करके ना उन्हें शर्मिंदा कर सके। नव्या उत्सुकता से बोली, फिर क्या हुआ उस दिन मम्मा? अरे उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर किसके चक्कर में उस शोधे ने सदाबहार के फूल पीस पीस कर आंखों पे लगा लगा 2 महीने में अपना चश्मा उतरवा लिया। शर्माकर बोली, अब जी उसके रोज मेरी सहेलियों के हाथ आए चिट्ठियां संदेश से कि जी शील को बता दो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब उसकी बारी है। शील को बता दो, अब उसकी बारी है। बस जी फिर एक दिन हम मिले और तय हुआ कि किस तो करना है, लेकिन शादी के बाद। न उम्र समझ में आई, न पैसा, न अंजाम। बस याद थी तो किस। ये भी न सोचा कि अपनी एक पल की सनक या खुशी के लिए हम खुद की ही जिंदगियां बर्बाद कर लेंगे। ये जवानी है ना बेटा, दूध के उबाल की तरह होती है। अगर सही वक्त पर आंच धीरे न की तो सारा दूध फैलकर जमीन पे गिर जाता है, और जो आंच धीमी करके धीरे धीरे पकाएं तो रबड़ी बन जाती है, जो तुझे अभी अभी खिलाई। फिर अपनी भावनाओं पर काबू करके शील उठ खड़ी हुई। चल चल बेटा, तू उठ जा, तू लेट हो जाएगी, वो निखिल वेट कर रहा होगा तेरा। नव्या एकदम गुमसुम सी हो गई। अच्छा मम्मा, ये तो बताओ, जब आप उस रात नहीं पहुंची उसके पास तो उसने क्या किया? शील ने जोर से ठहाका लगाया। अरे उसने क्या करना था बेटा, अब 2 महीने की इतनी मेहनत करके जो चश्मा उतारा था, उस मेहनत को वेस्ट थोड़ा ही जाने देता। बेचारा अगले ही हफ्ते मेरी सहेली परमजीत को ले गया बुद्धा जयंती पार्क। फिर कईयों के साथ उसका नाम जुड़ा, लेकिन शादी उसने अपनी माँ की पसंद की लड़की से ही की, कई सालों बाद। चल बेटा उठना, तू लेट हो जाएगी, उठ जा, उसने बेटी को फिर याद कराया। नव्या संजीदा हो गई। मम्मा, आप शादी से पहले किस नहीं कर पाई। आज मैं बिना शादी के एक लड़के के साथ मूव इन कर रही हूँ, सिर्फ ये सोचकर कि शायद हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हों, कंफर्टेबल हों, फिर शायद शादी कर लें। आपने मुझे एक बार भी मना नहीं किया, बल्कि पापा से लड़ाई करके उन्हें भी समझाया। आखिर क्यों? नव्या थोड़ी इमोशनल सी होकर माँ से लिपट गई। आपको भी तो पड़ोसियों को, हमारे रिलेटिव्स को जवाब देना ही पड़ेगा। क्या आपको डर नहीं लगा मम्मा? शील ने गले लगी बेटी के सर पर हाथ फेरा। ओ सुन मेरी झल्ली बेटी, तुम लोग जो आजकल के बच्चे हो ना, वैसे ही इतने समझदार हो। फ़ायदा क्या तुम्हें समझाने का? फिर मेरे कहने से क्या तूने मान जाना था बेटा? शील ने थोड़ा इमोशनल होकर बेटी को देखा। नव्या एक फैसला से लेकर खड़ी हुई। हाँ मम्मा, शायद आप कल मुझे मना करती तो मैं कभी ना मानती, लेकिन आज। आज क्या? शील ने पूछा। आज तो मैं भी बस अपनी मम्मा के साथ बैठ के रबड़ी की एक और कटोरी खाऊंगी और बनानी भी सीखूंगी मम्मा। शील ने मुस्कुराकर कहा। तो निखिल से क्या कहेगी बेटा? नव्या बेफिक्री से बोली। कहना क्या है मम्मा, कल मिलेंगे, मैं समझाऊंगी, वो समझ जाएगा। मेरा तो दूध भी वही है और रबड़ी भी वही। शील की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। चल बैठ मेरा बच्चा, मैं तेरे लिए लाती हूँ एक और कटोरी रबड़ी। शील की खुशी उसकी आंखों से फूटी पड़ रही थी। वो चाहती तो थी बेटी लिव इन में ना जाए, मूव इन ना करे, लेकिन कहना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि उसे पता था ज़बरदस्ती कहने से बेटी कुछ भी नहीं मानेगी। ऐसे ही हैं आजकल के बच्चे। कुछ समझाने से अगर मान जाएं तो ठीक, ना माने तो हम मान जाएं। यही तो है बदलते समय की गुहार। कहा था ना आपसे, कहानियों का अनलिमिटेड स्टॉक है मेरे पास। आप सुनते रहेंगे, मैं सुनाती रहूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। ओके बाय।
आज की कहानी भी मेरी बाकी कहानियों की तरह सोसाइटी के एक ऐसे पहलू के बारे में है जो घर घर में डिस्कस हो रहा है, मगर चुपके चुपके। नाम है रबड़ी। तो कहानी आजकल के बदलते वक्त के साथ बदलने की है। लाजपत नगर 2 के 66/2 के मेहता कुटीर में लगभग 50 साल की शील मेहता किचन में जीन्स और हुड वाला स्वेटर पहने हुए खड़ी नॉनस्टिक पतीले में दूध को हल्की हल्की आंच पर पका पका कर रबड़ी बना रही थी कि तभी पीछे से बेटी नव्या ने आकर उसे टाइटली हक कर लिया। शील ने प्यार से पंजाबी लहजे में कहा, ओ क्या हो गया मेरा बच्चा, मम्मी पे बहुत प्यार आ गया। 20-22 साल की खूबसूरत स्मार्ट नव्या, काला स्वेट ट्रैक सूट, रिबॉक के शूज, माँ को पीछे से पकड़े पकड़े ही बोली, मेरी मम्मा है ही इतनी अच्छी, प्यार क्यों नहीं आएगा। मम्मा मेरी पैकिंग कर दी आपने। पतीले में कलछी चलाते चलाते शील बोली, करूँगी क्यों नहीं बच्चे, जब भी मेरा बच्चा बाहर जाता है तो पैकिंग मम्मा ही करती है ना। हल्के से शर्माते हुए नव्या ने कहा, नहीं वो मैं कह रही थी, मेरा वो 5 पीस वाला नाइट सूट रख दिया ना। पतीले के नीचे की आग बंद करके एक कटोरी में रबड़ी डालते हुए शील ने कहा, ले बेटा तू ना अपनी फेवरेट रबड़ी खा, और नाइट सूट क्यों नहीं रखना था। हनीमून पे बेटा तू जा रही है तो नाइट सूट मैंने पहनना है पीछे से। और बेटा वैसे भी मुझे पूरा नहीं आना। और माँ बेटी दोनों हाई फाइव करके हंस पड़ी। रबड़ी खाते खाते नव्या पास के सोफे पर ही माँ के पास बैठ गई। वाह जवाब नहीं आपकी रबड़ी का। बड़े बड़े 2-4 चम्मच खाकर फटाफट से बोली, आप भी खाओ ना मम्मा। शील ने सोफे पर बिखरे कपड़े समेटे और बोला, ओ नए बच्चे, मम्मा ने बहुत खाई हुई हैं रबड़ियाँ, जे खाई ना होती तो बनानी कैसे आती। खाली कटोरी मम्मा को देते हुए नव्या ने कहा, मम्मा आप इतने कूल कैसे हो यार, मेरी किसी फ्रेंड की मॉम आप जैसी नहीं। आपके पेरेंट्स भी ना ज़रूर आप जितने ही कूल रहे होंगे, तभी तो आप ऐसे हो। बेटी की बात सुनते ही शील तकरीबन 32-33 साल पीछे पहुंच गई। तो उसकी नज़रों में आ गया वो वाला सीन जब एक ज़ोरदार चपेड़ खाकर अपने पापा से वो रोते रोते फर्श पर गिर पड़ी थी। वो रात भी बड़ी जालिम रात थी। जैसे नींद से जगी हो शील, अरे अच्छे तो बहुत थे बेटा मेरे मम्मी पापा, बस ये कूल कोशेंट ना इतना नहीं था उनमें। हैरानी से नव्या बोली, हाँ पर आप तो कहते थे बहुत अच्छे थे नाना नानी, उन्होंने हर बात मानी आपकी। बेटी को टोकते हुए शील ने कहा, थे तो बढ़िया बेटा, मम्मी पापा थे भाई, कोई मजाक है मम्मी पापा बन के बच्चे पालना, बातें भी मानी सारी। बस उनका बातें मानने का तरीका ना बेटा थोड़ा डिफरेंट था आजकल के तरीकों से। फिर बेटी को बताते बताते शील 1988 के फ्लैशबैक में पहुंच गई, जहां 17 साल की 12वीं क्लास में पढ़ने वाली शील एक रात अंधेरे में कपड़ों का छोटा थैला लिए अपने पड़ोसी अरुण के साथ सबसे छुपकर भागने वाली थी कि पीछे से मम्मी संतोष ने आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रंगे हाथों पकड़े हुए चोर जैसी हालत हो गई थी शील की। घिकी बंधे हुए गले से बोली, वो मम्मी मैं गीता के घर। उसकी आवाज़ मारे डर के गले में ही फंस गई, क्योंकि मम्मी ने बड़े ही आराम से उसके हाथ से कपड़ों वाला बैग ले लिया तो शील को पुचकारते हुए अंदर भी ले ही गई। सामने गुस्से से फुफकारते हुए डैडी जीत आलूवालिया खड़े थे। इससे पहले कि वे शील पर हाथ उठा पाते मम्मी बीच में आ गई, बोली, ना जी ना, हाथ नहीं उठाना, हमारी बेटियां इज्जत है हमारी। क्यों बेटा खुद बता, कहाँ जा रही थी इतनी रात को ये थैला उठाए। शील के चेहरे पर एक रंग आता था एक रंग जाता था। दिल ऐसे जोर से धड़क रहा था, लगता था कभी भी सीने से बाहर आ जाएगा। फिर उसने हिम्मत जुटाकर कुछ कहने की कोशिश की। बस ऐसा ही कुछ निकल पाया उसके मुंह से। डैडी का डर ही इतना था। देखो आप खामखा गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब कर लोगे, मम्मी बोल पड़ी। ये बेचारी घबरा गई है, बस अभी जरा संभल जाए तो बता ही देगी, है कि नहीं शील।
बड़ी ही बेबसी से जैसे शील के बचाव का मम्मी ने एक और मौका निकाल लिया था। शील भी माहौल की घबराहट में थोड़ी संभल गई और हिम्मत करके बोल ही पड़ी, मम्मी मैं अरुण के साथ जा रही थी, कल सुबह हमने मंदिर में शादी का फैसला किया है। पापा अब गुस्से से बाहर पूरी तरह हो गए। शील की ओर लपके और मम्मी के रोकते रोकते भी उन्होंने करारा चाटा बेटी के गाल पर ऐसे मारा कि वो दूर जाके पड़ी। डैडी तमतमा कर बोले, अरे बदबख्त, जिस बात को कहने की हिम्मत नहीं तुझमें वही करने जा रही थी, बता किसके पास जा रही थी। और डैडी की वो चीख उसके कानों में आज भी गूंज रही थी। मम्मी ने रोते रोते डैडी को रोक लिया, शील को जमीन से उठाकर कलेजे से लगा लिया। एक पल के लिए शील का धड़कता दिल मम्मी की धड़कनों में समाकर शांत हो गया, जैसे एक राहत सी मिल गई हो। बस मेरे बच्चे उठ, ऐसी झल्लों वाली बातें नहीं करते। 17 की तू, 19 का अरुण, ये कोई उम्र है शादी की? ना मेरी बेटी, मेरी सोनी बच्ची, शांतशील, तुम दोनों बहनों को हमने ये नाम ऐਵੇਂ ही थोड़ी दे दिए। तुम दोनों तो इज्जत हो हमारी। अरुण से शादी करनी है ना, हम करवाएंगे। बस तू अपनी बहन की तरह पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हो जा। देख, हमें देख। फिर मम्मी ने अपने और डैडी की ओर इशारा किया। डैडी इतने बड़े सरकारी अफसर, मैं इतनी सीनियर टीचर, बहन भी तेरी इतनी बड़ी अफसर, और तू सबसे छुप के शादी करेगी मेरी बच्ची? क्या इज्जत रह जाएगी सोसाइटी में मम्मी पापा की? माँ ने फिर एक बार कसकर शील को सीने से लगा लिया। नव्या बोली, वाह मम्मी, और ये अरुण कौन था? क्या आपका फर्स्ट लव? शील शर्मा गई। लव था या नहीं, हाँ पर फर्स्ट तो था। उससे पहले किसी लड़के के इतने करीब कभी गई नहीं मैं। पुरानी यादों में फिर खोने लगी शील। नव्या ने माँ को कुरेदते हुए कहा, तो क्या आपको दुख है उस बात का कि उस रात अरुण से शादी नहीं हो पाई आपकी, फिर कई सालों बाद पापा से करनी पड़ी? शील मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो आज भी अपने मम्मी डैडी का मन ही मन थैंक्स करती हूँ। फिर भीगी आंखों के किनारे पहुंचकर बोली, कितने सही थे वो और कितनी अनजान थी मैं। जो लड़का खुद पढ़ रहा था भी, वो एक लड़की को बहला फुसला के शादी के बारे में कन्विंस कर दे, वो भी घर वालों से छुप कर। कितना अच्छा होगा वो, कितना समझदार होगा वो, ये तो पता चल ही गया था। नव्या मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ मम्मा, फिर से कुछ याद आ गया? कुछ रोमांटिक किया? उसने माँ को गुदगुदा दिया। क्या कोई किस विस भी हुआ था? शील शर्म से लाल पड़ गई। चल परे मर जानी। नव्या जैसे जिद पर ही अड़ गई। बताओ ना मम्मा, प्लीज प्लीज बता दो ना। उसने माँ को कस के हक कर लिया। बता दो ना, हम दोनों के बीच की बात ही तो है। मैं तो आज निखिल के साथ मूव इन कर जाऊंगी, फिर किससे शेयर करोगे ये सीक्रेट? पापा को बताओगे जब अकेले बैठोगे दोनों? वैसे आज तक नहीं बताया, तो अब क्या बताओगे? शील शर्मा गई। जवानी के दिनों की यादों को ताज़ा भी करना चाहती थी। बोल पड़ी, अरे किसका ही तो सारा स्यापा पड़ा था जो इतना बड़ा बखेड़ा पड़ गया। धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। नव्या बेचैनी से बोली, बस मम्मा अब नहीं रुका जाएगा, जल्दी बताओ ना। शील ने कहा, अरे बच्चे 2-4 महीनों से मिल रहे थे। कई रोमांटिक फिल्में, सिलसिला, मासूम, उमराव जान वगैरह वगैरह मम्मी डैडी से झूठ बोल बोल कर देख ली थी। बस मिलने, पढ़ाई, हाथ पकड़ने से बात आगे ही नहीं बढ़ती थी। फिर एक दिन किसी दोस्त के कहने पर अरुण ने ही सजेस्ट किया कि हमें अपने रिश्ते को पक्का करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। बस फिर एक दिन बुद्धा जयंती पार्क में थोड़ा रोमांटिक होकर उसने कोशिश भी की। शील शर्मा कर लाल पड़ गई। नव्या खिलखिलाकर बोली, वाह हाउ एंटरप्राइजिंग। फिर हुई क्या किस? उसे मज़ा आने लगा। शील झेप गई। तुझे बड़ा मज़ा आ रहा है माँ के गड़े मुर्दे उखाड़ के, हैं? ओ बस बस मेरी प्यारी मम्मा, नव्या बोली, अब मत छुपाओ ना, कैसी किस थी बताओ ना। शील खींच गई। अरे कोई किस विस नहीं हुई बाबा, उसका चश्मा बीच में आ जाता था और वो जनाब कहते थे, मैं ना शील चश्मा उतार के तेरी आंखों का एक्सप्रेशन नहीं देख पाऊंगा। बस जी, मेरे भी सोए संस्कार छलांग मार के सामने आ गए। मैंने भी कह दिया,
अब तू अगर सच्चा आशिक है तो आंखें ठीक करके चश्मा उतार ले पहले। किस तो अब तुझे शादी के बाद ही मिलेगा। क्या करती बेटा, मैं भी घबरा गई थी। आसपास से कई बार लोगों ने हमें देखा अनदेखा कर दिया था। डर लगता था तो मम्मी डैडी की इज्जत के लिए। नव्या बोली, पर एक किस करने से मम्मी डैडी की इज्जत कैसे खराब हो जाती मम्मा? हैरान थी वो काफ़ी। शील बोली, अरे बेटा, जो सोसाइटी समाज एक दायरे में चलता है ना, तो हमेशा ऐसे ही लोग तलाशता है जो छोटी मोटी गलतियां करते रहें, ताकि वो उनसे टीचर टीचर खेल करके ना उन्हें शर्मिंदा कर सके। नव्या उत्सुकता से बोली, फिर क्या हुआ उस दिन मम्मा? अरे उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर किसके चक्कर में उस शोधे ने सदाबहार के फूल पीस पीस कर आंखों पे लगा लगा 2 महीने में अपना चश्मा उतरवा लिया। शर्माकर बोली, अब जी उसके रोज मेरी सहेलियों के हाथ आए चिट्ठियां संदेश से कि जी शील को बता दो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब उसकी बारी है। शील को बता दो, अब उसकी बारी है। बस जी फिर एक दिन हम मिले और तय हुआ कि किस तो करना है, लेकिन शादी के बाद। न उम्र समझ में आई, न पैसा, न अंजाम। बस याद थी तो किस। ये भी न सोचा कि अपनी एक पल की सनक या खुशी के लिए हम खुद की ही जिंदगियां बर्बाद कर लेंगे। ये जवानी है ना बेटा, दूध के उबाल की तरह होती है। अगर सही वक्त पर आंच धीरे न की तो सारा दूध फैलकर जमीन पे गिर जाता है, और जो आंच धीमी करके धीरे धीरे पकाएं तो रबड़ी बन जाती है, जो तुझे अभी अभी खिलाई। फिर अपनी भावनाओं पर काबू करके शील उठ खड़ी हुई। चल चल बेटा, तू उठ जा, तू लेट हो जाएगी, वो निखिल वेट कर रहा होगा तेरा। नव्या एकदम गुमसुम सी हो गई। अच्छा मम्मा, ये तो बताओ, जब आप उस रात नहीं पहुंची उसके पास तो उसने क्या किया? शील ने जोर से ठहाका लगाया। अरे उसने क्या करना था बेटा, अब 2 महीने की इतनी मेहनत करके जो चश्मा उतारा था, उस मेहनत को वेस्ट थोड़ा ही जाने देता। बेचारा अगले ही हफ्ते मेरी सहेली परमजीत को ले गया बुद्धा जयंती पार्क। फिर कईयों के साथ उसका नाम जुड़ा, लेकिन शादी उसने अपनी माँ की पसंद की लड़की से ही की, कई सालों बाद। चल बेटा उठना, तू लेट हो जाएगी, उठ जा, उसने बेटी को फिर याद कराया। नव्या संजीदा हो गई। मम्मा, आप शादी से पहले किस नहीं कर पाई। आज मैं बिना शादी के एक लड़के के साथ मूव इन कर रही हूँ, सिर्फ ये सोचकर कि शायद हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हों, कंफर्टेबल हों, फिर शायद शादी कर लें। आपने मुझे एक बार भी मना नहीं किया, बल्कि पापा से लड़ाई करके उन्हें भी समझाया। आखिर क्यों? नव्या थोड़ी इमोशनल सी होकर माँ से लिपट गई। आपको भी तो पड़ोसियों को, हमारे रिलेटिव्स को जवाब देना ही पड़ेगा। क्या आपको डर नहीं लगा मम्मा? शील ने गले लगी बेटी के सर पर हाथ फेरा। ओ सुन मेरी झल्ली बेटी, तुम लोग जो आजकल के बच्चे हो ना, वैसे ही इतने समझदार हो, फ़ायदा क्या तुम्हें समझाने का? फिर मेरे कहने से क्या तूने मान जाना था बेटा? शील ने थोड़ा इमोशनल होकर बेटी को देखा। नव्या एक फैसला से लेकर खड़ी हुई। हाँ मम्मा, शायद आप कल मुझे मना करती तो मैं कभी ना मानती, लेकिन आज। आज क्या? शील ने पूछा। आज तो मैं भी बस अपनी मम्मा के साथ बैठ के रबड़ी की एक और कटोरी खाऊंगी और बनानी भी सीखूंगी मम्मा। शील ने मुस्कुराकर कहा। तो निखिल से क्या कहेगी बेटा? नव्या बेफिक्री से बोली, कहना क्या मम्मा, कल मिलेंगे, मैं समझाऊंगी, वो समझ जाएगा। मेरा तो दूध भी वही है और रबड़ी भी वही। शील की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। चल बैठ मेरा बच्चा, मैं तेरे लिए लाती हूँ एक और कटोरी रबड़ी। शील की खुशी उसकी आंखों से फूटी पड़ रही थी। वो चाहती तो थी बेटी लिव इन में ना जाए, मूव इन ना करे, लेकिन कहना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि उसे पता था ज़बरदस्ती कहने से बेटी कुछ भी नहीं मानेगी। ऐसे ही हैं आजकल के बच्चे, कुछ समझाने से अगर मान जाएं तो ठीक, ना माने तो हम मान जाएं। यही तो है बदलते समय की गुहार। कहा था ना आपसे, कहानियों का अनलिमिटेड स्टॉक है मेरे पास। आप सुनते रहेंगे, मैं सुनाती रहूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। ओके बाय।
आज की कहानी भी मेरी बाकी कहानियों की तरह सोसाइटी के एक ऐसे पहलू के बारे में है जो घर घर में डिस्कस हो रहा है। मगर चुपके चुपके नाम है रबड़ी। तो कहानी आजकल के बदलते वक्त के साथ बदलने की है। लाजपत नगर 2 के 66/2 के मेहता कुटीर में लगभग 50 साल की शील मेहता किचन में जीन्स और हुड वाला स्वेटर पहने हुए खड़ी नॉनस्टिक पतीले में दूध को हल्की हल्की आंच पर पका पका कर रबड़ी बना रही थी कि तभी पीछे से बेटी नव्या ने आकर उसे टाइटली हक कर लिया। शील ने प्यार से पंजाबी लहजे में कहा, ओ क्या हो गया मेरा बच्चा, मम्मी पे बहुत प्यार आ गया। 20-22 साल की खूबसूरत स्मार्ट नव्या, काला स्वेट ट्रैक सूट, रिबॉक के शूज़, माँ को पीछे से पकड़े पकड़े ही बोली, मेरी मम्मा है ही इतनी अच्छी, प्यार क्यों नहीं आएगा। मम्मा मेरी पैकिंग कर दी आपने। पतीले में कलछी चलाते चलाते शील बोली, करूँगी क्यों नहीं बच्चे, जब भी मेरा बच्चा बाहर जाता है तो पैकिंग मम्मा ही करती है ना। हल्के से शर्माते हुए नव्या ने कहा, नहीं वो मैं कह रही थी, मेरा वो 5 पीस वाला नाइट सूट रख दिया ना। पतीले के नीचे की आग बंद करके एक कटोरी में रबड़ी डालते हुए शील ने कहा, ले बेटा तू ना अपनी फेवरेट रबड़ी खा, और नाइट सूट क्यों नहीं रखना था। हनीमून पे बेटा तू जा रही है तो नाइट सूट मैंने पहनना है पीछे से। और बेटा वैसे भी मुझे पूरा नहीं आना। और माँ बेटी दोनों हाई फाइव करके हंस पड़ी। रबड़ी खाते खाते नव्या पास के सोफे पर ही माँ के पास बैठ गई। वाह जवाब नहीं आपकी रबड़ी का। बड़े बड़े 2-4 चम्मच खाकर फटाफट से बोली, आप भी खाओ ना मम्मा। शील ने सोफे पर बिखरे कपड़े समेटे और बोला, ओ नए बच्चे, मम्मा ने बहुत खाई हुई हैं रबड़ियाँ, जो खाई ना होती तो बनानी कैसे आती। खाली कटोरी मम्मा को देते हुए नव्या ने कहा, मम्मा आप इतने कूल कैसे हो यार, मेरी किसी फ्रेंड की मॉम आप जैसी नहीं। आपके पेरेंट्स भी ना ज़रूर आप जितने ही कूल रहे होंगे, तभी तो आप ऐसे हो। बेटी की बात सुनते ही शील तकरीबन 32-33 साल पीछे पहुंच गई। तो उसकी नज़रों में आ गया वो वाला सीन जब एक ज़ोरदार चपेड़ खाकर अपने पापा से वो रोते रोते फर्श पर गिर पड़ी थी। वो रात भी बड़ी जालिम रात थी। जैसे नींद से जगी हो शील। अरे अच्छे तो बहुत थे बेटा मेरे मम्मी पापा, बस ये कूल कोशेंट ना इतना नहीं था उनमें। हैरानी से नव्या बोली, हाँ पर आप तो कहते थे बहुत अच्छे थे नाना नानी, उन्होंने हर बात मानी आपकी। बेटी को टोकते हुए शील ने कहा, थे तो बढ़िया बेटा, मम्मी पापा थे भाई, कोई मजाक है मम्मी पापा बन के बच्चे पालना। बातें भी मानी सारी, बस उनका बातें मानने का तरीका ना बेटा थोड़ा डिफरेंट था आजकल के तरीकों से। फिर बेटी को बताते बताते शील 1988 के फ्लैशबैक में पहुंच गई, जहां 17 साल की 12वीं क्लास में पढ़ने वाली शील एक रात अंधेरे में कपड़ों का छोटा थैला लिए अपने पड़ोसी अरुण के साथ सबसे छुपकर भागने वाली थी कि पीछे से मम्मी संतोष ने आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रंगे हाथों पकड़े हुए चोर जैसी हालत हो गई थी शील की। घीकी बंधे हुए गले से बोली, वो मम्मी मैं गीता के घर। उसकी आवाज़ मारे डर के गले में ही फंस गई, क्योंकि मम्मी ने बड़े ही आराम से उसके हाथ से कपड़ों वाला बैग ले लिया तो शील को पुचकारते हुए अंदर भी ले ही गई। सामने गुस्से से फुफकारते हुए डैडी जीत आलूवालिया खड़े थे। इससे पहले कि वे शील पर हाथ उठा पाते मम्मी बीच में आ गई, बोली, ना जी ना, हाथ नहीं उठाना, हमारी बेटियां इज्जत है हमारी। क्यों बेटा खुद बता, कहाँ जा रही थी इतनी रात को ये थैला उठाए। शील के चेहरे पर एक रंग आता था एक रंग जाता था। दिल ऐसे जोर से धड़क रहा था, लगता था कभी भी सीने से बाहर आ जाएगा। फिर उसने हिम्मत जुटाकर कुछ कहने की कोशिश की। बस ऐसा ही कुछ निकल पाया उसके मुंह से। डैडी का डर ही इतना था। देखो आप खामखा गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब कर लोगे, मम्मी बोल पड़ी। ये बेचारी घबरा गई है, बस अभी जरा संभल जाए तो बता ही देगी, है कि नहीं शील।
बड़ी ही बेबसी से जैसे शील के बचाव का मम्मी ने एक और मौका निकाल लिया था। शील भी माहौल की घबराहट में थोड़ी संभल गई और हिम्मत करके बोल ही पड़ी, मम्मी मैं अरुण के साथ जा रही थी। कल सुबह हमने मंदिर में शादी का फैसला किया है। पापा अब गुस्से से बाहर पूरी तरह हो गए। शील की ओर लपके और मम्मी के रोकते रोकते भी उन्होंने एक करारा चाटा बेटी के गाल पर ऐसे मारा कि वो दूर जाके पड़ी। डैडी तमतमा कर बोले, अरे बदबख्त, जिस बात को कहने की हिम्मत नहीं तुझमें वही करने जा रही थी। बता किसके पास जा रही थी? और डैडी की वो चीख उसके कानों में आज भी गूंज रही थी। मम्मी ने रोते रोते डैडी को रोक लिया। शील को जमीन से उठाकर कलेजे से लगा लिया। एक पल के लिए शील का धड़कता दिल मम्मी की धड़कनों में समाकर शांत हो गया, जैसे एक राहत सी मिल गई हो। बस मेरे बच्चे उठ, ऐसी झल्लों वाली बातें नहीं करते। 17 की तू, 19 का अरुण, ये कोई उम्र है शादी की? ना मेरी बेटी, मेरी सोनी बच्ची, शांतशील, तुम दोनों बहनों को हमने ये नाम ऐਵੇਂ ही थोड़ी दे दिए। तुम दोनों तो इज्जत हो हमारी। अरुण से शादी करनी है ना, हम करवाएंगे। बस तू अपनी बहन की तरह पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हो जा। देख, हमें देख। फिर मम्मी ने अपने और डैडी की ओर इशारा किया। डैडी इतने बड़े सरकारी अफसर, मैं इतनी सीनियर टीचर, बहन भी तेरी इतनी बड़ी अफसर, और तू सबसे छुप के शादी करेगी मेरी बच्ची? क्या इज्जत रह जाएगी सोसाइटी में मम्मी पापा की? माँ ने फिर एक बार कसकर शील को सीने से लगा लिया। नव्या बोली, वाह मम्मी, और ये अरुण कौन था? क्या आपका फर्स्ट लव? शील शर्मा गई। लव था या नहीं, हाँ पर फर्स्ट तो था। उससे पहले किसी लड़के के इतने करीब कभी गई नहीं मैं। पुरानी यादों में फिर खोने लगी शील। नव्या ने माँ को कुरेदते हुए कहा, तो क्या आपको दुख है उस बात का कि उस रात अरुण से शादी नहीं हो पाई आपकी, फिर कई सालों बाद पापा से करनी पड़ी? शील मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो आज भी अपने मम्मी डैडी का मन ही मन थैंक्स करती हूँ। फिर भीगी आंखों के किनारे पहुंचकर बोली, कितने सही थे वो और कितनी अनजान थी मैं। जो लड़का खुद पढ़ रहा था भी, वो एक लड़की को बहला फुसला के शादी के बारे में कन्विंस कर दे, वो भी घर वालों से छुप कर। कितना अच्छा होगा वो, कितना समझदार होगा वो, ये तो पता चल ही गया था। नव्या मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ मम्मा, फिर से कुछ याद आ गया? कुछ रोमांटिक किया? उसने माँ को गुदगुदा दिया। क्या कोई किस विस भी हुआ था? शील शर्म से लाल पड़ गई। चल परे मर जानी। नव्या जैसे जिद पर ही अड़ गई। बताओ ना मम्मा, प्लीज प्लीज बता दो ना। उसने माँ को कस के हक कर लिया। बता दो ना, हम दोनों के बीच की बात ही तो है। मैं तो आज निखिल के साथ मूव इन कर जाऊंगी, फिर किससे शेयर करोगे ये सीक्रेट? पापा को बताओगे जब अकेले बैठोगे दोनों? वैसे आज तक नहीं बताया, तो अब क्या बताओगे? शील शर्मा गई। जवानी के दिनों की यादों को ताज़ा भी करना चाहती थी। बोल पड़ी, अरे किसका ही तो सारा स्यापा पड़ा था जो इतना बड़ा बखेड़ा पड़ गया। धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। नव्या बेचैनी से बोली, बस मम्मा, अब नहीं रुका जाएगा, जल्दी बताओ ना। शील ने कहा, अरे बच्चे 2-4 महीनों से मिल रहे थे। कई रोमांटिक फिल्में, सिलसिला, मासूम, उमराव जान वगैरह वगैरह मम्मी डैडी से झूठ बोल बोल कर देख ली थी। बस मिलने, पढ़ाई, हाथ पकड़ने से बात आगे ही नहीं बढ़ती थी। फिर एक दिन किसी दोस्त के कहने पर अरुण ने ही सजेस्ट किया कि हमें अपने रिश्ते को पक्का करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। बस फिर एक दिन बुद्धा जयंती पार्क में थोड़ा रोमांटिक होकर उसने कोशिश भी की। शील शर्मा कर लाल पड़ गई। नव्या खिलखिलाकर बोली, वाह हाउ एंटरप्राइजिंग। फिर हुई क्या किस? उसे मज़ा आने लगा। शील झेप गई। तुझे बड़ा मज़ा आ रहा है माँ के गड़े मुर्दे उखाड़ के, हैं? ओ बस बस मेरी प्यारी मम्मा, नव्या बोली, अब मत छुपाओ ना, कैसी किस थी बताओ ना। शील खींच गई। अरे कोई किस विस नहीं हुई बाबा, उसका चश्मा बीच में आ जाता था और वो जनाब कहते थे, मैं ना शील चश्मा उतार के तेरी आंखों का एक्सप्रेशन नहीं देख पाऊंगा। बस जी, मेरे भी सोए संस्कार छलांग मार के सामने आ गए। मैंने भी कह दिया,
अब तू अगर सच्चा आशिक है तो आंखें ठीक करके चश्मा उतार ले पहले। किस तो अब तुझे शादी के बाद ही मिलेगा। क्या करती बेटा, मैं भी घबरा गई थी। आसपास से कई बार लोगों ने हमें देखा अनदेखा कर दिया था। डर लगता था तो मम्मी डैडी की इज्जत के लिए। नव्या बोली, पर एक किस करने से मम्मी डैडी की इज्जत कैसे खराब हो जाती मम्मा? हैरान थी वो काफी। शील बोली, अरे बेटा, जो सोसाइटी समाज एक दायरे में चलता है ना, तो हमेशा ऐसे ही लोग तलाशता है जो छोटी मोटी गलतियां करते रहें, ताकि वो उनसे टीचर टीचर खेल करके ना उन्हें शर्मिंदा कर सके। नव्या उत्सुकता से बोली, फिर क्या हुआ उस दिन मम्मा? अरे उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर किसके चक्कर में उस शोधे ने सदाबहार के फूल पीस पीस कर आंखों पे लगा लगा 2 महीने में अपना चश्मा उतरवा लिया। शर्माकर बोली, अब जी उसके रोज मेरी सहेलियों के हाथ आए चिट्ठियां संदेशे कि जी शील को बता दो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब उसकी बारी है। शील को बता दो, अब उसकी बारी है। बस जी फिर एक दिन हम मिले और तय हुआ कि किस तो करना है, लेकिन शादी के बाद। न उम्र समझ में आई, न पैसा, न अंजाम। बस याद थी तो किस। ये भी न सोचा कि अपनी एक पल की सनक या खुशी के लिए हम खुद की ही जिंदगियां बर्बाद कर लेंगे। ये जवानी है ना बेटा, दूध के उबाल की तरह होती है। अगर सही वक्त पर आंच धीरे न की तो सारा दूध फैलकर जमीन पे गिर जाता है, और जो आंच धीमी करके धीरे धीरे पकाए तो रबड़ी बन जाती है, जो तुझे अभी अभी खिलाई। फिर अपनी भावनाओं पर काबू करके शील उठ खड़ी हुई। चल चल बेटा, तू उठ जा, तू लेट हो जाएगी, वो निखिल वेट कर रहा होगा तेरा। नव्या एकदम गुमसुम सी हो गई। अच्छा मम्मा, ये तो बताओ, जब आप उस रात नहीं पहुंची उसके पास तो उसने क्या किया? शील ने जोर से ठहाका लगाया। अरे उसने क्या करना था बेटा, अब 2 महीने की इतनी मेहनत करके जो चश्मा उतारा था, उस मेहनत को वेस्ट थोड़ा ही जाने देता। बेचारा अगले ही हफ्ते मेरी सहेली परमजीत को ले गया बुद्धा जयंती पार्क। फिर कईयों के साथ उसका नाम जुड़ा, लेकिन शादी उसने अपनी माँ की पसंद की लड़की से ही की, कई सालों बाद। चल बेटा उठना, तू लेट हो जाएगी, उठ जा, उसने बेटी को फिर याद कराया। नव्या संजीदा हो गई। मम्मा, आप शादी से पहले किस नहीं कर पाई। आज मैं बिना शादी के एक लड़के के साथ मूव इन कर रही हूँ, सिर्फ ये सोचकर कि शायद हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हों, कंफर्टेबल हों, फिर शायद शादी कर लें। आपने मुझे एक बार भी मना नहीं किया, बल्कि पापा से लड़ाई करके उन्हें भी समझाया। आखिर क्यों? नव्या थोड़ी इमोशनल सी होकर माँ से लिपट गई। आपको भी तो पड़ोसियों को, हमारे रिलेटिव्स को जवाब देना ही पड़ेगा। क्या आपको डर नहीं लगा मम्मा? शील ने गले लगी बेटी के सर पर हाथ फेरा। ओ सुन मेरी झल्ली बेटी, तुम लोग जो आजकल के बच्चे हो ना, वैसे ही इतने समझदार हो। फायदा क्या तुम्हें समझाने का? फिर मेरे कहने से क्या तूने मान जाना था बेटा? शील ने थोड़ा इमोशनल होकर बेटी को देखा। नव्या एक फैसला से लेकर खड़ी हुई। हाँ मम्मा, शायद आप कल मुझे मना करती तो मैं कभी ना मानती, लेकिन आज। आज क्या? शील ने पूछा। आज तो मैं भी बस अपनी मम्मा के साथ बैठ के रबड़ी की एक और कटोरी खाऊंगी और बनानी भी सीखूंगी मम्मा। शील ने मुस्कुराकर कहा। तो निखिल से क्या कहेगी बेटा? नव्या बेफिक्री से बोली, कहना क्या है मम्मा, कल मिलेंगे, मैं समझाऊंगी, वो समझ जाएगा। मेरा तो दूध भी वही है और रबड़ी भी वही। शील की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। चल बैठ मेरा बच्चा, मैं तेरे लिए लाती हूँ एक और कटोरी रबड़ी। शील की खुशी उसकी आंखों से फूटी पड़ रही थी। वो चाहती तो थी बेटी लिव इन में ना जाए, मूव इन ना करे, लेकिन कहना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि उसे पता था ज़बरदस्ती कहने से बेटी कुछ भी नहीं मानेगी। ऐसे ही हैं आजकल के बच्चे। कुछ समझाने से अगर मान जाएं तो ठीक, ना माने तो हम मान जाएं। यही तो है बदलते समय की गुहार। कहा था ना आपसे, कहानियों का अनलिमिटेड स्टॉक है मेरे पास। आप सुनते रहेंगे, मैं सुनाती रहूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। ओके बाय।
आज की कहानी भी मेरी बाकी कहानियों की तरह सोसाइटी के एक ऐसे पहलू के बारे में है जो घर घर में डिस्कस हो रहा है, मगर चुपके चुपके। नाम है रबड़ी। तो कहानी आजकल के बदलते वक्त के साथ बदलने की है। लाजपत नगर 2 के 66/2 के मेहता कुटीर में लगभग 50 साल की शील मेहता किचन में जीन्स और हुड वाला स्वेटर पहने हुए खड़ी नॉनस्टिक पतीले में दूध को हल्की हल्की आंच पर पका पका कर रबड़ी बना रही थी कि तभी पीछे से बेटी नव्या ने आकर उसे टाइटली हक कर लिया। शील ने प्यार से पंजाबी लहजे में कहा, ओ क्या हो गया मेरा बच्चा, मम्मी पे बहुत प्यार आ गया। 20-22 साल की खूबसूरत स्मार्ट नव्या, काला स्वेट ट्रैक सूट, रिबॉक के शूज, माँ को पीछे से पकड़े पकड़े ही बोली, मेरी मम्मा है ही इतनी अच्छी, प्यार क्यों नहीं आएगा। मम्मा मेरी पैकिंग कर दी आपने। पतीले में कलछी चलाते चलाते शील बोली, करूँगी क्यों नहीं बच्चे, जब भी मेरा बच्चा बाहर जाता है तो पैकिंग मम्मा ही करती है ना। हल्के से शर्माते हुए नव्या ने कहा, नहीं वो मैं कह रही थी, मेरा वो 5 पीस वाला नाइट सूट रख दिया ना। पतीले के नीचे की आग बंद करके एक कटोरी में रबड़ी डालते हुए शील ने कहा, ले बेटा तू ना अपनी फेवरेट रबड़ी खा, और नाइट सूट क्यों नहीं रखना था। हनीमून पे बेटा तू जा रही है तो नाइट सूट मैंने पहनना है पीछे से। और बेटा वैसे भी मुझे पूरा नहीं आना। और माँ बेटी दोनों हाई फाइव करके हंस पड़ी। रबड़ी खाते खाते नव्या पास के सोफे पर ही माँ के पास बैठ गई। वाह, जवाब नहीं आपकी रबड़ी का। बड़े बड़े 2-4 चम्मच खाकर फटाफट से बोली, आप भी खाओ ना मम्मा। शील ने सोफे पर बिखरे कपड़े समेटे और बोला, ओ नए बच्चे, मम्मा ने बहुत खाई हुई हैं रबड़ियाँ, जे खाई ना होती तो बनानी कैसे आती। खाली कटोरी मम्मा को देते हुए नव्या ने कहा, मम्मा आप इतने कूल कैसे हो यार, मेरी किसी फ्रेंड की मॉम आप जैसी नहीं। आपके पेरेंट्स भी ना ज़रूर आप जितने ही कूल रहे होंगे, तभी तो आप ऐसे हो। बेटी की बात सुनते ही शील तकरीबन 32-33 साल पीछे पहुंच गई। तो उसकी नज़रों में आ गया वो वाला सीन जब एक ज़ोरदार चपेड़ खाकर अपने पापा से वो रोते रोते फर्श पर गिर पड़ी थी। वो रात भी बड़ी जालिम रात थी। जैसे नींद से जगी हो शील, अरे अच्छे तो बहुत थे बेटा मेरे मम्मी पापा, बस ये कूल कोशेंट ना इतना नहीं था उनमें। हैरानी से नव्या बोली, हाँ पर आप तो कहते थे बहुत अच्छे थे नाना नानी, उन्होंने हर बात मानी आपकी। बेटी को टोकते हुए शील ने कहा, थे तो बढ़िया बेटा, मम्मी पापा थे भाई, कोई मजाक है मम्मी पापा बन के बच्चे पालना, बातें भी मानी सारी। बस उनका बातें मानने का तरीका ना बेटा थोड़ा डिफरेंट था आजकल के तरीकों से। फिर बेटी को बताते बताते शील 1988 के फ्लैशबैक में पहुंच गई, जहां 17 साल की 12वीं क्लास में पढ़ने वाली शील एक रात अंधेरे में कपड़ों का छोटा थैला लिए अपने पड़ोसी अरुण के साथ सबसे छुपकर भागने वाली थी कि पीछे से मम्मी संतोष ने आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रंगे हाथों पकड़े हुए चोर जैसी हालत हो गई थी शील की। घीकी बंधे हुए गले से बोली, वो मम्मी मैं गीता के घर। उसकी आवाज़ मारे डर के गले में ही फंस गई, क्योंकि मम्मी ने बड़े ही आराम से उसके हाथ से कपड़ों वाला बैग ले लिया तो शील को पुचकारते हुए अंदर भी ले ही गई। सामने गुस्से से फुफकारते हुए डैडी जीत आलूवालिया खड़े थे। इससे पहले कि वे शील पर हाथ उठा पाते मम्मी बीच में आ गई, बोली, ना जी ना, हाथ नहीं उठाना, हमारी बेटियां इज्जत है हमारी। क्यों बेटा खुद बता, कहाँ जा रही थी इतनी रात को ये थैला उठाए। शील के चेहरे पर एक रंग आता था एक रंग जाता था। दिल ऐसे जोर से धड़क रहा था, लगता था कभी भी सीने से बाहर आ जाएगा। फिर उसने हिम्मत जुटाकर कुछ कहने की कोशिश की। बस ऐसा ही कुछ निकल पाया उसके मुंह से। डैडी का डर ही इतना था। देखो आप खामखा गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब कर लोगे, मम्मी बोल पड़ी। ये बेचारी घबरा गई है, बस अभी जरा संभल जाए तो बता ही देगी, है कि नहीं शील।
बड़ी ही बेबसी से, जैसे शील के बचाव का मम्मी ने एक और मौका निकाल लिया था। शील भी माहौल की घबराहट में थोड़ी संभल गई और हिम्मत करके बोल ही पड़ी, मम्मी, मैं अरुण के साथ जा रही थी। कल सुबह हमने मंदिर में शादी का फैसला किया है। पापा अब गुस्से से बाहर पूरी तरह हो गए। शील की ओर लपके और मम्मी के रोकते रोकते भी उन्होंने एक करारा चाटा बेटी के गाल पर ऐसे मारा कि वो दूर जाके पड़ी। डैडी तमतमा कर बोले, अरे बदबख्त, जिस बात को कहने की हिम्मत नहीं तुझ में, वही करने जा रही थी। बता किसके पास जा रही थी? और डैडी की वो चीख उसके कानों में आज भी गूंज रही थी। मम्मी ने रोते रोते डैडी को रोक लिया। शील को जमीन से उठाकर कलेजे से लगा लिया। एक पल के लिए शील का धड़कता दिल मम्मी की धड़कनों में समाकर शांत हो गया, जैसे एक राहत सी मिल गई हो। बस मेरे बच्चे उठ, ऐसी झल्लों वाली बातें नहीं करते। 17 की तू, 19 का अरुण, ये कोई उम्र है शादी की? ना मेरी बेटी, मेरी सोनी बच्ची, शांतशील, तुम दोनों बहनों को हमने ये नाम ऐਵੇਂ ही थोड़ी दे दिए। तुम दोनों तो इज्जत हो हमारी। अरुण से शादी करनी है ना, हम करवाएंगे। बस तू अपनी बहन की तरह पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हो जा। देख, हमें देख। फिर मम्मी ने अपने और डैडी की ओर इशारा किया। डैडी इतने बड़े सरकारी अफसर, मैं इतनी सीनियर टीचर, बहन भी तेरी इतनी बड़ी अफसर, और तू सबसे छुप के शादी करेगी मेरी बच्ची? क्या इज्जत रह जाएगी सोसाइटी में मम्मी पापा की? माँ ने फिर एक बार कसकर शील को सीने से लगा लिया। नव्या बोली, वाह मम्मी, और ये अरुण कौन था? क्या आपका फर्स्ट लव? शील शर्मा गई। लव था या नहीं, हाँ, पर फर्स्ट तो था। उससे पहले किसी लड़के के इतने करीब कभी गई नहीं मैं। पुरानी यादों में फिर खोने लगी शील। नव्या ने माँ को कुरेदते हुए कहा, तो क्या आपको दुख है उस बात का कि उस रात अरुण से शादी नहीं हो पाई आपकी, फिर कई सालों बाद पापा से करनी पड़ी? शील मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो आज भी अपने मम्मी डैडी का मन ही मन थैंक्स करती हूँ। फिर भीगी आंखों के किनारे पहुंचकर बोली, कितने सही थे वो, और कितनी अनजान थी मैं। जो लड़का खुद पढ़ रहा था भी, वो एक लड़की को बहला फुसला के शादी के बारे में कन्विंस कर दे, वो भी घर वालों से छुप कर। कितना अच्छा होगा वो, कितना समझदार होगा वो, ये तो पता चल ही गया था। नव्या मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ मम्मा, फिर से कुछ याद आ गया? कुछ रोमांटिक किया? उसने माँ को गुदगुदा दिया। क्या कोई किस विस भी हुआ था? शील शर्म से लाल पड़ गई। चल परे मर जानी। नव्या जैसे जिद पर ही अड़ गई। बताओ ना मम्मा, प्लीज प्लीज बता दो ना। उसने माँ को कस के हक कर लिया। बता दो ना, हम दोनों के बीच की बात ही तो है। मैं तो आज निखिल के साथ मूव इन कर जाऊंगी, फिर किससे शेयर करोगे ये सीक्रेट? पापा को बताओगे जब अकेले बैठोगे दोनों? वैसे आज तक नहीं बताया, तो अब क्या बताओगे? शील शर्मा गई। जवानी के दिनों की यादों को ताज़ा भी करना चाहती थी। बोल पड़ी, अरे किसका ही तो सारा स्यापा पड़ा था जो इतना बड़ा बखेड़ा पड़ गया। धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। नव्या बेचैनी से बोली, बस मम्मा, अब नहीं रुका जाएगा, जल्दी बताओ ना। शील ने कहा, अरे बच्चे 2-4 महीनों से मिल रहे थे। कई रोमांटिक फिल्में, सिलसिला, मासूम, उमराव जान वगैरह वगैरह मम्मी डैडी से झूठ बोल बोल कर देख ली थी। बस मिलने, पढ़ाई, हाथ पकड़ने से बात आगे ही नहीं बढ़ती थी। फिर एक दिन किसी दोस्त के कहने पर अरुण ने ही सजेस्ट किया कि हमें अपने रिश्ते को पक्का करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। बस फिर एक दिन बुद्धा जयंती पार्क में थोड़ा रोमांटिक होकर उसने कोशिश भी की। शील शर्मा कर लाल पड़ गई। नव्या खिलखिलाकर बोली, वाह, हाउ एंटरप्राइजिंग। फिर हुई क्या किस? उसे मज़ा आने लगा। शील झेप गई। तुझे बड़ा मज़ा आ रहा है माँ के गड़े मुर्दे उखाड़ के, हैं? ओ बस बस मेरी प्यारी मम्मा, नव्या बोली, अब मत छुपाओ ना। कैसी किस थी बताओ ना। शील खींच गई। अरे कोई किस विस नहीं हुई बाबा, उसका चश्मा बीच में आ जाता था और वो जनाब कहते थे, मैं ना शील चश्मा उतार के तेरी आंखों का एक्सप्रेशन नहीं देख पाऊंगा। बस जी, मेरे भी सोए संस्कार छलांग मार के सामने आ गए। मैंने भी कह दिया,
अब तू अगर सच्चा आशिक है तो आंखें ठीक करके चश्मा उतार ले पहले, किस तो अब तुझे शादी के बाद ही मिलेगा। क्या करती बेटा, मैं भी घबरा गई थी। आसपास से कई बार लोगों ने हमें देखा अनदेखा कर दिया था। डर लगता था तो मम्मी डैडी की इज्जत के लिए। नव्या बोली, पर एक किस करने से मम्मी डैडी की इज्जत कैसे खराब हो जाती मम्मा? हैरान थी वो काफी। शील बोली, अरे बेटा, जो सोसाइटी समाज एक दायरे में चलता है ना, तो हमेशा ऐसे ही लोग तलाशता है जो छोटी मोटी गलतियां करते रहें, ताकि वो उनसे टीचर टीचर खेल करके ना उन्हें शर्मिंदा कर सके। नव्या उत्सुकता से बोली, फिर क्या हुआ उस दिन मम्मा? अरे उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर किसके चक्कर में उस शोधे ने सदाबहार के फूल पीस पीस कर आंखों पे लगा लगा 2 महीने में अपना चश्मा उतरवा लिया। शर्माकर बोली, अब जी उसके रोज मेरी सहेलियों के हाथ आए चिट्ठियां संदेश से कि जी शील को बता दो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब उसकी बारी है। शील को बता दो, अब उसकी बारी है। बस जी फिर एक दिन हम मिले और तय हुआ कि किस तो करना है, लेकिन शादी के बाद। न उम्र समझ में आई, न पैसा, न अंजाम। बस याद थी तो किस। ये भी न सोचा कि अपनी एक पल की सनक या खुशी के लिए हम खुद की ही जिंदगियां बर्बाद कर लेंगे। ये जवानी है ना बेटा, दूध के उबाल की तरह होती है। अगर सही वक्त पर आंच धीरे न की तो सारा दूध फैलकर जमीन पे गिर जाता है, और जो आंच धीमी करके धीरे धीरे पकाएं तो रबड़ी बन जाती है, जो तुझे अभी अभी खिलाई। फिर अपनी भावनाओं पर काबू करके शील उठ खड़ी हुई। चल चल बेटा, तू उठ जा, तू लेट हो जाएगी, वो निखिल वेट कर रहा होगा तेरा। नव्या एकदम गुमसुम सी हो गई। अच्छा मम्मा, ये तो बताओ, जब आप उस रात नहीं पहुंची उसके पास तो उसने क्या किया? शील ने जोर से ठहाका लगाया। अरे उसने क्या करना था बेटा, अब 2 महीने की इतनी मेहनत करके जो चश्मा उतारा था, उस मेहनत को वेस्ट थोड़ा ही जाने देता। बेचारा अगले ही हफ्ते मेरी सहेली परमजीत को ले गया बुद्धा जयंती पार्क। फिर कईयों के साथ उसका नाम जुड़ा, लेकिन शादी उसने अपनी माँ की पसंद की लड़की से ही की, कई सालों बाद। चल बेटा उठना, तू लेट हो जाएगी, उठ जा, उसने बेटी को फिर याद कराया। नव्या संजीदा हो गई। मम्मा, आप शादी से पहले किस नहीं कर पाई। आज मैं बिना शादी के एक लड़के के साथ मूव इन कर रही हूँ, सिर्फ ये सोचकर कि शायद हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हों, कंफर्टेबल हों, फिर शायद शादी कर लें। आपने मुझे एक बार भी मना नहीं किया, बल्कि पापा से लड़ाई करके उन्हें भी समझाया। आखिर क्यों? नव्या थोड़ी इमोशनल सी होकर माँ से लिपट गई। आपको भी तो पड़ोसियों को, हमारे रिलेटिव्स को जवाब देना ही पड़ेगा। क्या आपको डर नहीं लगा मम्मा? शील ने गले लगी बेटी के सर पर हाथ फेरा। ओ सुन मेरी झल्ली बेटी, तुम लोग जो आजकल के बच्चे हो ना, वैसे ही इतने समझदार हो, फायदा क्या तुम्हें समझाने का? फिर मेरे कहने से क्या तूने मान जाना था बेटा? शील ने थोड़ा इमोशनल होकर बेटी को देखा। नव्या एक फैसला से लेकर खड़ी हुई। हाँ मम्मा, शायद आप कल मुझे मना करती तो मैं कभी ना मानती, लेकिन आज। आज क्या? शील ने पूछा। आज तो मैं भी बस अपनी मम्मा के साथ बैठ के रबड़ी की एक और कटोरी खाऊंगी और बनानी भी सीखूंगी मम्मा। शील ने मुस्कुराकर कहा। तो निखिल से क्या कहेगी बेटा? नव्या बेफिक्री से बोली, कहना क्या मम्मा, कल मिलेंगे, मैं समझाऊंगी, वो समझ जाएगा। मेरा तो दूध भी वही है और रबड़ी भी वही। शील की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। चल बैठ मेरा बच्चा, मैं तेरे लिए लाती हूँ एक और कटोरी रबड़ी। शील की खुशी उसकी आंखों से फूटी पड़ रही थी। वो चाहती तो थी बेटी लिव इन में ना जाए, मूव इन ना करे, लेकिन कहना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि उसे पता था ज़बरदस्ती कहने से बेटी कुछ भी नहीं मानेगी। ऐसे ही हैं आजकल के बच्चे, कुछ समझाने से अगर मान जाएं तो ठीक, ना माने तो हम मान जाएं। यही तो है बदलते समय की गुहार। कहा था ना आपसे, कहानियों का अनलिमिटेड स्टॉक है मेरे पास। आप सुनते रहेंगे, मैं सुनाती रहूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। ओके बाय।
आज की कहानी भी मेरी बाकी कहानियों की तरह सोसाइटी के एक ऐसे पहलू के बारे में है जो घर घर में डिस्कस हो रहा है, मगर चुपके चुपके। नाम है रबड़ी। तो कहानी आजकल के बदलते वक्त के साथ बदलने की है। लाजपत नगर 2 के 66/2 के मेहता कुटीर में लगभग 50 साल की शील मेहता किचन में जीन्स और हुड वाला स्वेटर पहने हुए खड़ी नॉनस्टिक पतीले में दूध को हल्की हल्की आंच पर पका पका कर रबड़ी बना रही थी कि तभी पीछे से बेटी नव्या ने आकर उसे टाइटली हक कर लिया। शील ने प्यार से पंजाबी लहजे में कहा, ओ क्या हो गया मेरा बच्चा, मम्मी पे बहुत प्यार आ गया। 20-22 साल की खूबसूरत स्मार्ट नव्या, काला स्वेट ट्रैक सूट, रिबॉक के शूज, माँ को पीछे से पकड़े पकड़े ही बोली, मेरी मम्मा है ही इतनी अच्छी, प्यार क्यों नहीं आएगा। मम्मा मेरी पैकिंग कर दी आपने। पतीले में कलछी चलाते चलाते शील बोली, करूँगी क्यों नहीं बच्चे, जब भी मेरा बच्चा बाहर जाता है तो पैकिंग मम्मा ही करती है ना। हल्के से शर्माते हुए नव्या ने कहा, नहीं वो मैं कह रही थी, मेरा वो 5 पीस वाला नाइट सूट रख दिया ना। पतीले के नीचे की आग बंद करके एक कटोरी में रबड़ी डालते हुए शील ने कहा, ले बेटा तू ना अपनी फेवरेट रबड़ी खा, और नाइट सूट क्यों नहीं रखना था। हनीमून पे बेटा तू जा रही है तो नाइट सूट मैंने पहनना है पीछे से। और बेटा वैसे भी मुझे पूरा नहीं आना। और माँ बेटी दोनों हाई फाइव करके हंस पड़ी। रबड़ी खाते खाते नव्या पास के सोफे पर ही माँ के पास बैठ गई। वाह जवाब नहीं आपकी रबड़ी का। बड़े बड़े 2-4 चम्मच खाकर फटाफट से बोली, आप भी खाओ ना मम्मा। शील ने सोफे पर बिखरे कपड़े समेटे और बोला, ओ नहीं बच्चे, मम्मा ने बहुत खाई हुई हैं रबड़ियाँ, जो खाई ना होती तो बनानी कैसे आती। खाली कटोरी मम्मा को देते हुए नव्या ने कहा, मम्मा आप इतने कूल कैसे हो यार, मेरी किसी फ्रेंड की मॉम आप जैसी नहीं। आपके पेरेंट्स भी ना ज़रूर आप जितने ही कूल रहे होंगे, तभी तो आप ऐसे हो। बेटी की बात सुनते ही शील तकरीबन 32-33 साल पीछे पहुंच गई। तो उसकी नज़रों में आ गया वो वाला सीन जब एक ज़ोरदार चपेड़ खाकर अपने पापा से वो रोते रोते फर्श पर गिर पड़ी थी। वो रात भी बड़ी जालिम रात थी। जैसे नींद से जगी हो शील, अरे अच्छे तो बहुत थे बेटा मेरे मम्मी पापा, बस ये कूल कोशेंट ना इतना नहीं था उनमें। हैरानी से नव्या बोली, हाँ पर आप तो कहते थे बहुत अच्छे थे नाना नानी, उन्होंने हर बात मानी आपकी। बेटी को टोकते हुए शील ने कहा, थे तो बढ़िया बेटा, मम्मी पापा थे भाई, कोई मजाक है मम्मी पापा बन के बच्चे पालना, बातें भी मानी सारी। बस उनका बातें मानने का तरीका ना बेटा थोड़ा डिफरेंट था आजकल के तरीकों से। फिर बेटी को बताते बताते शील 1988 के फ्लैशबैक में पहुंच गई, जहां 17 साल की 12वीं क्लास में पढ़ने वाली शील एक रात अंधेरे में कपड़ों का छोटा थैला लिए अपने पड़ोसी अरुण के साथ सबसे छुपकर भागने वाली थी कि पीछे से मम्मी संतोष ने आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रंगे हाथों पकड़े हुए चोर जैसी हालत हो गई थी शील की। घिकी बंधे हुए गले से बोली, वो मम्मी मैं गीता के घर। उसकी आवाज़ मारे डर के गले में ही फंस गई, क्योंकि मम्मी ने बड़े ही आराम से उसके हाथ से कपड़ों वाला बैग ले लिया तो शील को पुचकारते हुए अंदर भी ले ही गई। सामने गुस्से से फुफकारते हुए डैडी जीत आलूवालिया खड़े थे। इससे पहले कि वे शील पर हाथ उठा पाते मम्मी बीच में आ गई, बोली, ना जी ना, हाथ नहीं उठाना, हमारी बेटियां इज्जत है हमारी। क्यों बेटा खुद बता, कहाँ जा रही थी इतनी रात को ये थैला उठाए। शील के चेहरे पर एक रंग आता था एक रंग जाता था। दिल ऐसे जोर से धड़क रहा था, लगता था कभी भी सीने से बाहर आ जाएगा। फिर उसने हिम्मत जुटाकर कुछ कहने की कोशिश की। बस ऐसा ही कुछ निकल पाया उसके मुंह से। डैडी का डर ही इतना था। देखो आप खामखा गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब कर लोगे, मम्मी बोल पड़ी। ये बेचारी घबरा गई है, बस अभी जरा संभल जाए तो बता ही देगी, है कि नहीं शील।
बड़ी ही बेबसी से जैसे शील के बचाव का मम्मी ने एक और मौका निकाल लिया था। शील भी माहौल की घबराहट में थोड़ी संभल गई और हिम्मत करके बोल ही पड़ी, मम्मी मैं अरुण के साथ जा रही थी, कल सुबह हमने मंदिर में शादी का फैसला किया है। पापा अब गुस्से से बाहर पूरी तरह हो गए। शील की ओर लपके और मम्मी के रोकते रोकते भी उन्होंने करारा चाटा बेटी के गाल पर ऐसे मारा कि वो दूर जाके पड़ी। डैडी तमतमा कर बोले, अरे बदबख्त, जिस बात को कहने की हिम्मत नहीं तुझमें वही करने जा रही थी, बता किसके पास जा रही थी। और डैडी की वो चीख उसके कानों में आज भी गूंज रही थी। मम्मी ने रोते रोते डैडी को रोक लिया, शील को जमीन से उठाकर कलेजे से लगा लिया। एक पल के लिए शील का धड़कता दिल मम्मी की धड़कनों में समाकर शांत हो गया, जैसे एक राहत सी मिल गई हो। बस मेरे बच्चे उठ, ऐसी झल्लों वाली बातें नहीं करते। 17 की तू, 19 का अरुण, ये कोई उम्र है शादी की? ना मेरी बेटी, मेरी सोनी बच्ची, शांतशील, तुम दोनों बहनों को हमने ये नाम ऐਵੇਂ ही थोड़ी दे दिए। तुम दोनों तो इज्जत हो हमारी। अरुण से शादी करनी है ना, हम करवाएंगे। बस तू अपनी बहन की तरह पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हो जा। देख, हमें देख। फिर मम्मी ने अपने और डैडी की ओर इशारा किया। डैडी इतने बड़े सरकारी अफसर, मैं इतनी सीनियर टीचर, बहन भी तेरी इतनी बड़ी अफसर, और तू सबसे छुप के शादी करेगी मेरी बच्ची? क्या इज्जत रह जाएगी सोसाइटी में मम्मी पापा की? माँ ने फिर एक बार कसकर शील को सीने से लगा लिया। नव्या बोली, वाह मम्मी, और ये अरुण कौन था? क्या आपका फर्स्ट लव? शील शर्मा गई। लव था या नहीं, हाँ पर फर्स्ट तो था। उससे पहले किसी लड़के के इतने करीब कभी गई नहीं मैं। पुरानी यादों में फिर खोने लगी शील। नव्या ने माँ को कुरेदते हुए कहा, तो क्या आपको दुख है उस बात का कि उस रात अरुण से शादी नहीं हो पाई आपकी, फिर कई सालों बाद पापा से करनी पड़ी? शील मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो आज भी अपने मम्मी डैडी का मन ही मन थैंक्स करती हूँ। फिर भीगी आंखों के किनारे पहुँचकर बोली, कितने सही थे वो और कितनी अनजान थी मैं। जो लड़का खुद पढ़ रहा था भी, वो एक लड़की को बहला फुसला के शादी के बारे में कन्विंस कर दे, वो भी घर वालों से छुप कर। कितना अच्छा होगा वो, कितना समझदार होगा वो, ये तो पता चल ही गया था। नव्या मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ मम्मा, फिर से कुछ याद आ गया? कुछ रोमांटिक किया? उसने माँ को गुदगुदा दिया। क्या कोई किस विस भी हुआ था? शील शर्म से लाल पड़ गई। चल परे मर जानी। नव्या जैसे जिद पर ही अड़ गई। बताओ ना मम्मा, प्लीज प्लीज बता दो ना। उसने माँ को कस के हक कर लिया। बता दो ना, हम दोनों के बीच की बात ही तो है। मैं तो आज निखिल के साथ मूव इन कर जाऊंगी, फिर किससे शेयर करोगे ये सीक्रेट? पापा को बताओगे जब अकेले बैठोगे दोनों? वैसे आज तक नहीं बताया, तो अब क्या बताओगे? शील शर्मा गई। जवानी के दिनों की यादों को ताज़ा भी करना चाहती थी। बोल पड़ी, अरे किसका ही तो सारा स्यापा पड़ा था जो इतना बड़ा बखेड़ा पड़ गया। धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। नव्या बेचैनी से बोली, बस मम्मा, अब नहीं रुका जाएगा, जल्दी बताओ ना। शील ने कहा, अरे बच्चे 2-4 महीनों से मिल रहे थे। कई रोमांटिक फिल्में, सिलसिला, मासूम, उमराव जान वगैरह वगैरह मम्मी डैडी से झूठ बोल बोल कर देख ली थी। बस मिलने, पढ़ाई, हाथ पकड़ने से बात आगे ही नहीं बढ़ती थी। फिर एक दिन किसी दोस्त के कहने पर अरुण ने ही सजेस्ट किया कि हमें अपने रिश्ते को पक्का करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। बस फिर एक दिन बुद्धा जयंती पार्क में थोड़ा रोमांटिक होकर उसने कोशिश भी की। शील शर्मा कर लाल पड़ गई। नव्या खिलखिलाकर बोली, वाह हाउ एंटरप्राइजिंग। फिर हुई क्या किस? उसे मज़ा आने लगा। शील झेप गई। तुझे बड़ा मज़ा आ रहा है माँ के गड़े मुर्दे उखाड़ के, हैं? ओ बस बस मेरी प्यारी मम्मा, नव्या बोली, अब मत छुपाओ ना, कैसी किस थी बताओ ना। शील खींच गई। अरे कोई किस विस नहीं हुई बाबा, उसका चश्मा बीच में आ जाता था और वो जनाब कहते थे, मैं ना शील चश्मा उतार के तेरी आंखों का एक्सप्रेशन नहीं देख पाऊंगा। बस जी, मेरे भी सोए संस्कार छलांग मार के सामने आ गए। मैंने भी कह दिया,
अब तू अगर सच्चा आशिक है तो आंखें ठीक करके चश्मा उतार ले पहले, किस तो अब तुझे शादी के बाद ही मिलेगा। क्या करती बेटा, मैं भी घबरा गई थी। आसपास से कई बार लोगों ने हमें देखा अनदेखा कर दिया था। डर लगता था तो मम्मी डैडी की इज्जत के लिए। नव्या बोली, पर एक किस करने से मम्मी डैडी की इज्जत कैसे खराब हो जाती मम्मा? हैरान थी वो काफ़ी। शील बोली, अरे बेटा, जो सोसाइटी समाज एक दायरे में चलता है ना, तो हमेशा ऐसे ही लोग तलाशता है जो छोटी मोटी गलतियां करते रहें, ताकि वो उनसे टीचर टीचर खेल करके ना उन्हें शर्मिंदा कर सके। नव्या उत्सुकता से बोली, फिर क्या हुआ उस दिन मम्मा? अरे उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर किसके चक्कर में उस शोधे ने सदाबहार के फूल पीस पीस कर आंखों पे लगा लगा 2 महीने में अपना चश्मा उतरवा लिया। शर्माकर बोली, अब जी उसके रोज मेरी सहेलियों के हाथ आए चिट्ठियां संदेश से कि जी शील को बता दो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब उसकी बारी है। शील को बता दो, अब उसकी बारी है। बस जी फिर एक दिन हम मिले और तय हुआ कि किस तो करना है, लेकिन शादी के बाद। न उम्र समझ में आई, न पैसा, न अंजाम, बस याद थी तो किस। ये भी न सोचा कि अपनी एक पल की सनक या खुशी के लिए हम खुद की ही जिंदगियां बर्बाद कर लेंगे। ये जवानी है ना बेटा, दूध के उबाल की तरह होती है। अगर सही वक्त पर आंच धीरे न की तो सारा दूध फैलकर जमीन पे गिर जाता है, और जो आंच धीमी करके धीरे धीरे पकाएं तो रबड़ी बन जाती है, जो तुझे अभी अभी खिलाई। फिर अपनी भावनाओं पर काबू करके शील उठ खड़ी हुई। चल चल बेटा, तू उठ जा, तू लेट हो जाएगी, वो निखिल वेट कर रहा होगा तेरा। नव्या एकदम गुमसुम सी हो गई। अच्छा मम्मा, ये तो बताओ, जब आप उस रात नहीं पहुंची उसके पास तो उसने क्या किया? शील ने जोर से ठहाका लगाया। अरे उसने क्या करना था बेटा, अब 2 महीने की इतनी मेहनत करके जो चश्मा उतारा था, उस मेहनत को वेस्ट थोड़ा ही जाने देता। बेचारा अगले ही हफ्ते मेरी सहेली परमजीत को ले गया बुद्धा जयंती पार्क, फिर कईयों के साथ उसका नाम जुड़ा, लेकिन शादी उसने अपनी माँ की पसंद की लड़की से ही की, कई सालों बाद। चल बेटा उठना, तू लेट हो जाएगी, उठ जा, उसने बेटी को फिर याद कराया। नव्या संजीदा हो गई। मम्मा, आप शादी से पहले किस नहीं कर पाई। आज मैं बिना शादी के एक लड़के के साथ मूव इन कर रही हूँ, सिर्फ ये सोचकर कि शायद हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हों, कंफर्टेबल हों, फिर शायद शादी कर लें। आपने मुझे एक बार भी मना नहीं किया, बल्कि पापा से लड़ाई करके उन्हें भी समझाया। आखिर क्यों? नव्या थोड़ी इमोशनल सी होकर माँ से लिपट गई। आपको भी तो पड़ोसियों को, हमारे रिलेटिव्स को जवाब देना ही पड़ेगा। क्या आपको डर नहीं लगा मम्मा? शील ने गले लगी बेटी के सर पर हाथ फेरा। ओ सुन मेरी झल्ली बेटी, तुम लोग जो आजकल के बच्चे हो ना, वैसे इतने समझदार हो, फ़ायदा क्या तुम्हें समझाने का? फिर मेरे कहने से क्या तूने मान जाना था बेटा? शील ने थोड़ा इमोशनल होकर बेटी को देखा। नव्या एक फैसला से लेकर खड़ी हुई। हाँ मम्मा, शायद आप कल मुझे मना करती तो मैं कभी ना मानती, लेकिन आज क्या? शील ने पूछा। आज तो मैं भी बस अपनी मम्मा के साथ बैठ के रबड़ी की एक और कटोरी खाऊंगी और बनानी भी सीखूंगी मम्मा। शील ने मुस्कुराकर कहा। तो निखिल से क्या कहेगी बेटा? नव्या बेफिक्री से बोली। कहना क्या है मम्मा, कल मिलेंगे, मैं समझाऊंगी, वो समझ जाएगा। मेरा तो दूध भी वही है और रबड़ी भी वही। शील की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। चल बैठ मेरा बच्चा, मैं तेरे लिए लाती हूँ एक और कटोरी रबड़ी। शील की खुशी उसकी आंखों से फूटी पड़ रही थी। वो चाहती तो थी बेटी लिव इन में ना जाए, मूव इन ना करे, लेकिन कहना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि उसे पता था ज़बरदस्ती कहने से बेटी कुछ भी नहीं मानेगी। ऐसे ही हैं आजकल के बच्चे, कुछ समझाने से अगर मान जाएं तो ठीक, ना माने तो हम मान जाएं। यही तो है बदलते समय की गुहार। कहा था ना आपसे, कहानियों का अनलिमिटेड स्टॉक है मेरे पास। आप सुनते रहेंगे, मैं सुनाती रहूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। ओके बाय।